हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग हाय। गुड इवनिंग अंजलि। हेलो पायल, हेलो शिवानी, हेलो अपर्णा, हेलो सुमैया। हाय जतिन कह रहा है हेलो गाइस। ठीक है, हेलो गाइस। आई एम गुड, थैंक यू थैंक यू। आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया, राधे राधे उत्कर्ष। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हर हर महादेव। जय श्री राम और कोई से भगवान। क्लास से पहले तो मैं सब याद आ जाते हैं। आई एम गुड, थैंक यू उदय, थैंक यू। आई एम गुड गुड गुड। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाइस नाइस नाइस। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। अब आज की क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इस चैप्टर की एक्चुअली में जान है। मतलब अगर मैं बात करूं ना, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एक तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो बेटा आपके कन्वर्जन्स में काम आएगी और रिएक्शंस भी। बट अगर हम हैलो एल्केन्स की सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, तो वो इसी चैप्टर के अंदर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगता है, एल्डिहाइड कीटोन्स में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझोगे। बाकी अल्कोहल फिनॉल ईथर छोटा ही चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है। अमीन्स तो बेटा 3-4 क्लास का टॉपिक है, और बायोमोलिक्यूल्स भी 3-4 क्लास का टॉपिक है। तो कोई बच्चा कह रहा मैम मेरे हाफ ईयरली में अल्कोहल फिनॉल ईथर आएगा, आप एक्स्ट्रा क्लास लेकर सिलेबस जल्दी जल्दी करा दो। तो बेटा मैं अपना सिलेबस टेंशन मत लो, मैं टाइम से पहले ही, जो भी डेट होगी उससे पहले ही करा दूंगी, ठीक है। और वैसे भी मेरे पोर्शन के बाद तो आपके इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर आ रहे हैं बेटा बोर्ड्स के अंदर, एक डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन है। तो आई विल ट्राई कि मैं सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर दूं, क्योंकि इस महीने में, अगले हफ्ते में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल, छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा हो जाएगा सितंबर तक, कोशिश है कि आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म मेरे एंड से हो जाएगा, है ना। टेंशन मत लो, मैं सितंबर के एंड तक करा दूंगी। पर उसके लिए अगर तुम थोड़ा टाइम कम वेस्ट करोगे, पोल वाले क्वेश्चंस तुम्हें चाहिए भी होते हैं। सो बेटा ये बिहार बोर्ड में सेम सिलेबस है ना मैम, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझसे बता रहे हो? क्योंकि बिहार बोर्ड्स का मेरे को नहीं आइडिया बेटा, है ना, क्योंकि ये बात सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड है। तो आई नो दी सिलेबस ऑफ सीबीएसई कि वहां पे कौन से चैप्टर डिलीट हुए। थैंक यू विजित, थैंक यू। चलिए, आज भी एक का बर्थडे सुमित शुक्ला का, सो हैप्पी बर्थडे सुमित। रोज एक का बर्थडे होता है, या तो ये तुम्हारा तरीका है अपना नाम बुलवाने का। चलिए 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 चलिए, प्रतीक मैं नहीं इग्नोर कर रही किसी को बेटा। चलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी तक बेटा हम चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन करा, फिर क्लासिफिकेशन करा, फिर नोमेनक्लेचर करा, फिर आइसोमेरिज्म करा, फिर हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करी, फिर हैलोअरीन्स की प्रिपरेशन करी। वहां पे कल की क्लास में हमने कुछ नेम्ड रिएक्शन करे थे, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्स शाइमन रिएक्शन, वहां पे नेम्ड रिएक्शन करे थे हमने। उसके बाद बेटा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी, जहां पे मैंने 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इंपॉर्टेंट बताई थी। पहला बॉइलिंग पॉइंट, जहां से सवाल आता है। दूसरा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट पर सवाल आता है। तीसरा हैलो एल्केन्स पानी में कम सोल्यूबल होते हैं, उस पर सवाल आता है। आज की क्लास से हम केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा अलग अलग करेंगे। पहले हैलो एल्केन्स की करेंगे, फिर हैलोअरीन्स की करेंगे, ठीक है। और लास्ट में पॉली हैलोजन कंपाउंड्स करेंगे, ठीक है। तो बस चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। अगले हफ्ते चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चला चैप्टर कहां चला गया, इतना प्यारा चैप्टर। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल दो भाई, बस 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 कर दो। स्टार्ट करें स्टार्ट करें, ठीक है, नाइस। बेटा केमिकल रिएक्शन हैलो एल्केन्स की अगर मैं बात करूं, तो हैलो एल्केन्स में हमें 3 केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है।
जो हैलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो 3 में डिवाइडेड है। पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे बड़ा ये दोनों तो बहुत छोटे छोटे हैं। रिएक्शन विद मेटल्स में हम एक नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, आपका विटिक रिएक्शन मतलब वुड्स पढ़ेंगे, हैलोअरीन्स में फिटिक पढ़ेंगे, फिर वुड्स और फिटिक को मिलाकर पढ़ेंगे, वो चलो बाद की बातें हैं। तो आज की क्लास में हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये किसी को लिखना है तो फटाफट से लिख लो, मैं 1 मिनट दे रही हूं, जल्दी से लिखो अगर लिखना है तो। कोई लिख रहा है तो बताओ, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगी यार, फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हेलो प्रणव मिश्रा, हेलो मिस, हेलो प्रणव मिश्रा, हाय मिस्टर। So the reactions of haloalkanes may be divided into the following categories. First is nucleophilic substitution, which we will start today. Second is elimination reaction. Third is reaction with metals. Reaction with metals. Okay. चलिए हेडिंग डाल दें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा देखो बेटा, इस रिएक्शन में बेसिकली है क्या, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, सीधी सी अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो मान लो तुम क्लास में एक बेंच पे 3 बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, मान लो जो कॉर्नर का बच्चा था वो बहुत कमजोर सा सहमा हुआ सा था, क्लास के अंदर एक नया बच्चा आया, एक न्यू स्टूडेंट आया जो बहुत ही एकदम ताकतवर सा था, पावरफुल पर्सनालिटी लग रही थी। वो क्या कहेगा, वीक बच्चा जो होगा ना, जो थोड़ा सहमा हुआ होगा, उसको उठ तू, इस सीट पर मैं बैठूंगा। तो बेचारा जो सहमा हुआ बच्चा है वो क्या कहेगा, ओके, वो हट जाएगा और वो उसकी जगह ले लेगा, सब्स्टिट्यूट हो गया है ना। जैसे स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट होती है तो आपके वहां पे सब्स्टिट्यूट पीरियड लग जाता है। सो यहां पर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, मैंने जीओसी के लेक्चर 3 में बताया था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेटा वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती है, जो पॉजिटिव चार्ज को चाहती है। अब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को चाहती है, न्यूक्लियस को चाहती है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग है। तो उस पर जिसको पॉजिटिव की चाहत है उस पर खुद पर कैसा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल पर खुद पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया हमारा हैलोएल्केन, ठीक है, RX या CX, यहाँ पे HHH हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब बेटा ये बात हम कर चुके हैं कि हैलोएल्केन्स के अंदर जो RX है, जहां पे R कोई अल्काइल ग्रुप होता है, हैलोजन और कार्बन में बेटा क्योंकि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर कैसा चार्ज होता है बेटा जी, पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर, ठीक है। आर्यन कह रहा है मैम सुनो तो, मुझे लगा पता नहीं क्या कितना इंपॉर्टेंट कुछ बताना चाहते हैं। फिर आता है बेटा यहाँ पे, जब हम हैलोएल्केन्स की रिएक्शन कराते हैं विद अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है बेटा। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ये जो है ये हमारा क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रल होगा तो उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसी कोई चीज जिसको पॉजिटिव चार्ज की चाहत हो, यानी खुद पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। मैंने बता रखा है न्यूक्लियोफाइल या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई सा भी हो।
पर बेटा देखो न्यूक्लियोफाइल को अगर हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है, तो न्यूक्लियोफाइल को इससे ताकतवर होना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये हटेगा, वरना ये कहेगा मैं क्यों हटूं। जैसे अगर कोई स्ट्रांग बच्चा आएगा तो कमजोर कोई हटा पाएगा अपने से, पर अगर कोई बच्चा उससे भी स्ट्रांग होता है वो तो लड़ भिड़ जाएगा, ऐसे कैसे हटूं मैं तो नहीं हटूंगा सीट से। सो यहां पर जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हैलोजन जो है बेटा वो आपका आसानी से लीव कर देना चाहिए, ठीक है। तो हैलोजन शुड बी अ गुड लीविंग ग्रुप, और हैलोजन होते भी हैं, अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं ओके न्यूक्लियोफाइल तुझे आना है, सब्स्टिट्यूट करना है, कर ले। सो यहां पर क्या होता है बेटा, अब आपका न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, हटाता है, सब्स्टिट्यूट करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को हटाएगा और सब्स्टिट्यूट करेगा तो बेटा यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर अब ये जब इसकी जगह आया तो X हट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल, यानी अब कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा, और जो हैलोजन है वो आपका निकल जाएगा हैलाइड आयन के फॉर्म में। हैलोजन जो है वो आपका हैलाइड की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो जो यहां पर हैलाइड होता है बेटा ये आपका किसकी तरह एक्ट करता है, लीविंग ग्रुप की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है, लीविंग ग्रुप की तरह। और इसी रिएक्शन को क्या बुलाते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफाइल आएगा हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा। पर ये तभी होगा जब ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को क्या कर पाएगा बेटा, हटा पाएगा, सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, ठीक है। चलो RX की यानी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी अगर R इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम। अगर बेटा आपका अल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव RX में होता है बेटा RI। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, RI। फिर कौन होता है, RBr। फिर होता है बेटा आपका RCl, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं RF। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखो कार्बन और आयोडीन बेटा ये बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा ना, न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से हैलोजन को हटाएगा, यानी हैलोजन जितनी आसानी से निकलेगा न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड क्योंकि लंबा होता है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो बेटा आयोडाइड आयन जो होता है वो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, सबसे आसानी से सबसे प्यार से निकल जाता है। और इसीलिए अगर हमारे पास R ग्रुप अल्काइल ग्रुप सेम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर आता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा RI यानी अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं। अगर R सेम है तो फिर RBr, फिर क्या हो जाएगा बेटा RCl, ठीक है। जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। यहां तक नोट करें फटाफट से। जल्दी से नोट करें बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, अगर हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप है तो RX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है RI, फिर RBr, फिर RCl। यहां पर सबसे आसानी से बॉन्ड टूटेगा, सबसे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी।
उसके बाद यहाँ कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटने में थोड़ा और टाइम लगेगा। यहां तक सबने करा, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। डन है, डन है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, तो पहला डालें बेटा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हम अलग अलग ग्रुप की पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, कौन कौन आपका RX के X को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, फिर मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, हाँ स्नेहा दुबे बोलो, मैम प्लीज सुनिए, बताओ, सुनाओ। बेटा कार्बन और फ्लोरीन में नहीं होता ना, क्योंकि अल्काइल फ्लोराइड्स वैसे ही बहुत कम बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। तो अगर हम अल्काइल फ्लोराइड्स बनाते हैं, एक तो वो हैलोजन एक्सचेंज से बनाया था हमने, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। इसके अलावा कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से फ्लोराइड आयन एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता। ठीक है, चलिए, सो पहला हम कर रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है आपका? OH ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप। यानी अगर आपने अपने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई विद एक्वस NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH, यहाँ पे RX क्या क्या हो सकता है बेटा? RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, RI हो सकता है, फ्लोराइड्स नहीं, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, OH आएगा, X हटके इधर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बोले, क्या बन जाएगा बेटा प्रोडक्ट? यहां पर ROH अल्कोहल बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा? अब OH ने बेटा यहां पे ये प्लस है, ये माइनस है, ध्यान से समझना। यहां पे हैलोजन पर नेगेटिव है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है। नेगेटिव ने इसको हटाया, ये नेगेटिव इधर आ गया, तो R प्लस OH माइनस ROH बना। Na प्लस और X माइनस क्या बन जाएगा? यहां पर क्या बन जाएगा बेटा जी? साथ में क्या बन जाएगा आपका? NaX। क्या बन जाएगा? NaX। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई कैन सी। सो यहां पर आपको क्या मिल जाता है बेटा? आपका अल्कोहल बन जाता है। अगेन कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया, अब एक्वस NaOH की जगह आप और भी रिएजेंट ले सकते हो, एक्वस KOH, एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और अगर हम RX का रिएक्शन कराते हैं विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। चलिए प्रोडक्ट लिख दें, प्रोडक्ट लिखें फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखो यार। कुछ कुछ लोगों के आंसर दिख रहे हैं बेटा। RX, अब बस हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? ROH, यहां पे भी आएगा ROH। बेटा बस साइड प्रोडक्ट का फर्क बनेगा, यहां पर साइड प्रोडक्ट बनेगा KX, यहां पर साइड प्रोडक्ट बन जाएगा आपका AGX। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट वाले में दिया है बेटा मैंने, अल्काइल हैलाइड अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो ये दोनों रिएक्शन सेम ही है। ठीक है, सेम है, या तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन होगा या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है। बेटा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है? सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्चर की प्रेजेंस में है। सिल्वर ऑक्साइड को जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा तो वो AgOH ही तो बनाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन सेम ही है। यहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ROH, और साथ में मिल जाएगा AgX। ठीक है, साथ में मिल जाएगा AgX। एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड दे रखा हो या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दे रखा हो, बात एक ही है।
इसका मतलब है सिल्वर हाइड्रोक्साइड पानी में सोल्यूशन की फॉर्म में है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है बेटा, सिल्वर ऑक्साइड और मॉइस्चर है। इसको जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा बेटा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही बना लेगा। क्लियर है, जल्दी बोल दें। तो जब हम अल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन कराते हैं बाय OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब आता है बेटा, अब रिएजेंट में मैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले सकती हूं। ठीक है, अच्छा अक्षय दुबे का नाम ले लो। अक्षय दुबे क्या हो जाएगा बताओ, अवार्ड मिलेगा तुमको या मुझको? है, चलिए प्रोडक्ट लिखना है बेटा, प्रोडक्ट। अगर मैंने ये अल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl क्लोरोमीथेन और इसका रिएक्शन कराया एक्वस KOH के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो और बोलो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक्वस KOH में बेटा K पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज। अल्काइल हैलाइड में इधर माइनस चार्ज होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। नेगेटिव वाला नेगेटिव को हटाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव में कंपाउंड बन जाएगा। प्रोडक्ट, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, एक संस्कृति, अंजलि, मुस्कान, हिमांशु, गुलशन, गुड 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 गुड, गुरप्रीत कौर, अनुराधा, उत्कर्ष, प्रियांक पटेल। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यहां पर बेटा क्या बन जाएगा आपका CH3OH, साथ में क्या बन जाएगा बेटा जी, KCl। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार। तो अगर अल्काइल हैलाइड यानी हैलो एल्केन्स में बेटा जो हैलाइड पार्ट है वो हटकर अगर OH आता है तो आपको कौन सा कंपाउंड मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन पर चलूं, सेकंड पर हाँ बेटा मीथेनॉल बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड। कैन वी मूव टू द सेकंड सब्स्टिट्यूशन? चलो सेकंड डाले बेटा, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, और इस पर तो इतने स्टार बना लो कि कम पड़ जाएं, स्टार कम पड़ जाएं, क्योंकि यहां से सवाल आता ही आता है। तो अगर हम बेटा RX का रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ, और एक बार रिएक्शन कराया मैंने AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। ठीक है, एक बार लिया मैंने बेटा पोटेशियम साइनाइड और एक बार क्या लिया मैंने, सिल्वर साइनाइड। सो इस वाले में बेटा प्रोडक्ट बनता है RCN। ठीक है, RCN, और इस वाले में प्रोडक्ट बनता है RNC। साइड प्रोडक्ट में यहां पर बन जाएगा बेटा KX और यहां पर बन जाएगा AgX। क्या बन जाएगा, AgX। ठीक है बेटा, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या है भाई, जो क्लास में पढ़ा रही हूँ क्लास के बाद रिवाइज करो या अगले दिन की क्लास से पहले रिवाइज करो। रिवाइज करना तो आता ही है ना बेटा, नोट्स खोलो दोबारा पढ़ो। पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे टाइम और कम लगेगा, तीसरी बारी में याद हो जाती हैं चीजें और कम टाइम लगता है। जितनी बार रिवाइज करोगे टाइम ड्यूरेशन कम होती जाएगी रिवीजन की, क्योंकि याद होना स्टार्ट हो जाता है। सो बेटा जब हमने KCN के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर जो ग्रुप लग रहा है वो कौन सा ग्रुप लग रहा है, साइनो। और जब हमने सिल्वर साइनाइड के साथ करा रिएक्शन तो यहां पर जो ग्रुप लग रहा है दैट इज आइसोसाइनो। इसको अल्काइल साइनाइड बुलाते हैं, इसको अल्काइल आइसोसाइनाइड बुलाते हैं। ठीक है,
या ऐसे लिख लेते हैं ना, इस वाले को अल्काइल साइनाइड और इस वाले को बुलाते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्या हुआ कि भाई ये कहानी हो गई, ठीक है, कि यहां पर KCN के साथ तो साइनाइड लगा, पर AgCN के साथ बेटा आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा। यहां पर कार्बन की साइड से जुड़ा, बट सिल्वर साइनाइड के केस में नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा। तो इस कहानी को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, रीजन को समझते हैं। तो होता क्या है बेटा, KCN जो होता है पोटेशियम साइनाइड, ये कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है तो ये किस में टूटेगा बेटा, इट विल डिसोसिएट इनटू K+ एंड किस में टूटता है बेटा, CN- में। ध्यान से समझ लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूं, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो K+ एंड CN- में टूटा। अब जो बेटा साइनाइड होता है ना, साइनाइड ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है बेटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिन पर 2 डोनर साइट प्रेजेंट होती है, जिन पर 2 डोनर साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बेटा मैंने कॉमन नाम लिखा है ना, आर को अल्काइल, CN को बोलते हैं साइनाइड, आर को अल्काइल उसको आइसोसाइनाइड बुलाते हैं, ठीक है। सो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, साइनाइड के अंदर क्या होता है, दोनों साइट अवेलेबल होती है, कार्बन की भी साइट अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, नाइट्रोजन की भी साइट अवेलेबल होती है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। सो हमने कहा कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, साइनाइड के अंदर बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन साइट्स are available for donation of lone pair, ठीक है। साइनाइड के अंदर बेटा कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर लोन पेयर होते हैं साइनाइड आयन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर अगर दोनों पर लोन पेयर है तो दोनों में से कोई भी लोन पेयर दे सकता था, कार्बन भी दे सकता था, नाइट्रोजन भी दे सकता था, ठीक है। अब ऐसे समझो, तुमने यार थोड़ा बहुत बायो में 10वीं में पढ़ा था, एम्फीबियंस पढ़े थे। एम्फीबियंस क्या होते थे बेटा, जो लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर पे भी रह सकते हैं। तो जब भी कहीं डुअल बिहेवियर आता है तो हम एम्बीवर्ड लगाते हैं, है ना। जैसे आपने एम्बीवर्ड सुना होगा इंग्लिश में, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही है, दोनों के मिड का कुछ है, एम्बीवर्ट हो गया, एम्फीबियंस हो गए, और आपने एम्फोटेरिक पढ़ा होगा, जो दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो ये जो एम्बीवर्ड आता है, ये आता है डुअल के लिए, डुअलिटी जब आए, दोनों बिहेवियर आए। तो साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की साइट अवेलेबल है डोनेशन के लिए, अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए, ठीक है। पर यहां पे कार्बन की साइड से क्यों जुड़ता है, वाई, जल्दी सोचो भाई, ठीक है। सो बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर CN- साइनाइड आयन जो होता है, इट अटैक्स थ्रू कार्बन साइड, ठीक है। अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है बेटा, जब हम RX का रिएक्शन करा रहे हैं KCN के साथ, ठीक है, तो हमने कहा साइनाइड आयन के अंदर दोनों साइट अवेलेबल है। यहां पे RCN भी बन सकता था और RNC भी बन सकता था, पर क्योंकि बेटा कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहां पे कार्बन नाइट्रोजन से एनी डे स्ट्रॉन्गर है,
जिसकी वजह से यहां पर हम बोलते हैं कि जो साइनाइड है उसमें कौन सी जगह जुड़ती है बेटा, कार्बन की साइड से बॉन्ड बनता है। तो यहां पर दोनों साइड अवेलेबल है, ऑप्शन दोनों का है, पर दोनों में से कौन सी साइड जुड़ेगी, कौन सी साइड जुड़ती है, कार्बन वाली। कार्बन वाली क्यों जुड़ती है बेटा, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन से तो एनी डे स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं, तो ओवरलैप ज्यादा होगा ऑर्बिटल का। कार्बन और नाइट्रोजन में साइज का फर्क है, तो ओवरलैप में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। So because carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond, therefore cyanide attacks through carbon site. कार्बन वाली जगह से अटैक करता है, ठीक है। So cyanide ion attacks through carbon site to alkyl halides. Alkyl halides पे जब अटैक होता है, ठीक है। सो पोटेशियम साइनाइड जब RX एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्योंकि बेटा हमने बोला KCN कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, तो यहां पर साइनाइड आयन में दोनों साइट अवेलेबल है। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर दोनों साइट अवेलेबल होती है, कार्बन की भी और नाइट्रोजन की भी, पर क्योंकि कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, जब ये X को हटाएगा तो बेटा कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसके कारणवश जब RX KCN के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन वाली साइट से करता है, कार्बन वाली साइट जुड़ती है, एल्काइल साइनाइड बनता है। ये बात क्लियर है? जल्दी बोल दो भाई, मैं यहां पर स्टार मार्क कर रही हूं। ये बहुत बार आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है स्कूल के अंदर। स्कूल वालों को कुछ समझ नहीं आता तो ये सवाल तो दे ही देते हैं। अब बात करते हैं कि AgCN के अंदर नाइट्रोजन वाली साइड से क्यों हुआ, वहां पर नाइट्रोजन की साइड से क्यों जुड़ा। यहां तक लिखा बेटा, आगे बढ़े। चलिए, सो अब बात करते हैं AgCN के केस में। तो होता क्या है बेटा, AgCN सिल्वर साइनाइड जो होता है, ये कैसा कंपाउंड होता है, इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होता है बेटा, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। हमने कहा KCN तो भाई कैसा कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड था, पर AgCN कैसा कंपाउंड है बेटा, कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। ये कोवलेंट होता है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है। मैं आपको AgCN का स्ट्रक्चर भी दिखा रही हूँ सिल्वर साइनाइड का। तो AgC ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पे एक प्रेजेंट होता है लोन पेयर। अब होता क्या है बेटा, यहां पर KCN में तो साइनाइड आयन फ्री हो जाता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो K+ और Cn- टूट जाएगा। Cn- में कार्बन नाइट्रोजन दोनों जगह अवेलेबल थी, दोनों साइट अवेलेबल थी, पर एक ही जगह से जुड़ सकते हैं। कार्बन वाली साइट जुड़ती है क्योंकि जब कार्बन इधर कार्बन से जुड़ेगा तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। पर इस वाले केस में देखो यार, ये बेचारा तो पहले से ही बिजी है। कार्बन के तो बेटा ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। कार्बन तो बना ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन तो सिल्वर के साथ पहले ही बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कार्बन तो भाई बिजी है। अब जब कार्बन बिजी है ना, यहां पर 2 साइट होती हैं, एम्बिडेंट में 2 साइट होती है, बट क्योंकि बेटा सिल्वर साइनाइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन की साइट अगर बिजी है तो खाली कौन है यार, जो खाली है वही तो बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब यहां पे मेरे पास चॉइस नहीं है, वी डोंट हैव अ चॉइस। सो अब यहां पे बेटा क्योंकि खाली नाइट्रोजन पर ही लोन पेयर अवेलेबल है, तो यहां पर क्या होता है, ओनली नाइट्रोजन साइट
is available for donation of, ठीक है, only nitrogen site is available for donation of lone pair and therefore isocyanide is formed in case of AgCN with RX. बात समझ आई है भाई? जल्दी बोलो भाई. यहां पर अब बेटा क्योंकि सिर्फ अवेलेबल ही नाइट्रोजन की साइट है, कार्बन वाली तो बिजी होती है, तो कार्बन वाला तो बॉन्ड बनाना चाह नहीं रहा होता, नाइट्रोजन वाला ही खाली होता है. इसीलिए बेटा नाइट्रोजन वाला, यानी जब मैं RX का रिएक्शन AgCN के साथ कराऊंगी तो ये जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है ये आकर अटैक करता है, तो आपको मिल जाता है RNC और क्या मिल जाता है बेटा? AgX मिल जाता है. और क्या मिल जाता है? AgX मिल जाता है. जल्दी बोलो भाई. बात क्लियर है कि दोनों जगह पर ये कहानी क्यों हुई? जल्दी बोलो यार. हाँ, तुम्हारे पास भी चॉइस नहीं है. यू ऑल्सो डू नॉट हैव अ चॉइस. तुम्हें सिर्फ पढ़ाई वाली, सिर्फ पढ़ने की चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है. ठीक है. सो बेटा पोटेशियम साइनाइड में क्यों कार्बन की साइड से क्यों साइनाइड मिला हमें? दोनों ही पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड थे, पर दोनों में कंपाउंड अलग अलग बन रहा है. एक बार दोबारा कहानी सुन लो. KCN एक आयनिक कंपाउंड था, डिसोसिएट होगा तो K+ और Cn- मिलेगा. अब Cn- में दोनों साइट अवेलेबल है, कार्बन की भी और नाइट्रोजन की भी. दोनों में से कोई भी डोनेट कर सकता था, पर क्योंकि जब कार्बन डोनेट करेगा तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन जब डोनेट करेगा तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा. कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए बेटा यहां पर कार्बन कार्बन जुड़ता है. ठीक है. सिल्वर साइनाइड जो होता है AgCN, इस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है. कोवेलेंट होने की वजह से बेटा कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रही होती है सिल्वर के साथ, तो यहां पर खाली बेटा नाइट्रोजन की साइट अवेलेबल होती है, बेचारा वही खाली होता है, तो वही अपना लोन पेयर डोनेट करता है और कार्बन के साथ जुड़ता है, और इसीलिए यहां पर आइसोसाइनाइड बनता है. बात क्लियर है? सो एक एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट से सॉल्व कर दो. तो अगर हमारे पास CH3Cl है और KCN दिया, एक बार CH3Cl है और AgCN दिया, सिल्वर साइनाइड, दोनों में प्रोडक्ट बना दो फटाफट. क्या बनेगा? जल्दी बनाएं, जल्दी से बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी. बन गया भाई? हाँ, पहले वाले में क्या बनेगा बेटा जी? पहले वाले में बन जाएगा CH3CN, KCN आयनिक कंपाउंड, C वाली साइड से जुड़ेगा, दोनों अवेलेबल थी पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और साथ में बनेगा KCl. यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? जब सिल्वर साइनाइड है तो CH3NC बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा आपका? AgCl. क्या बन जाएगा? AgCl. आर वी क्लियर विद दिस? इसी में बेटा मैं एक रिएक्शन और ऐड कर रही हूं. अगर CH3CN का हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के 2 मोल्स के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलता है बेटा CH3CH2NH2. ठीक है. होता क्या है, ये जो कंपाउंड है ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है.
दो बॉन्ड टूटेंगे, दो H इधर जुड़ जाती है, दो H इधर जुड़ जाती है, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 NH2। ठीक है, तो मैंने आगे कन्वर्जन के लिए अभी यहां बता दिया, ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगी अमीन्स में, अमीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको मिलता है बेटा CH3 CH2 NH2। इस रिएक्शन को बुलाते हैं बेटा मेंडियस रिएक्शन। क्या बुलाते हैं इस रिएक्शन को? बुलाते हैं मेंडियस, MENDIUSR, मतलब रिएक्शन, RXN शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो मैंने अब देखो ये कन्वर्जन में आ सकता है, कोई मुझे बोले CH3Cl से CH3CH2 NH2 बनाओ, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? क्लोरोमीथेन से मैं इथेन अमीन कैसे बना दूं भाई? यहां पर एक कार्बन है, वहां दो कार्बन है और नाइट्रोजन भी है। तो पहले बेटा CH3Cl की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, CH3CN बनाएंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, इस साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, इसमें हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे, मेंडियस रिएक्शन लगाएंगे। तो CH3CN में जब हाइड्रोजन जुड़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, तो CH3CH2 NH2 बन जाता है। ठीक है, कन्वर्जन में काम आती हैं ये बातें। आगे बढ़े, तीसरे सब्स्टिट्यूशन पर चले बेटा जी। बेटा रिएक्शन तो देखो याद करने ही पड़ेंगे ना, उसमें क्या ही कर सकते हैं। सो ये बेटा 1 डिग्री अमीन बन जाता है, 1 डिग्री अमीन बन गया। सो CH3CN से लेकर ये वाला रिएक्शन बेटा, दिस इज मेंडियस रिएक्शन। ओके, लेट्स मूव। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन? चलिए, थर्ड डाले बेटा रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, चलिए। सो बेटा ये हो गया आपका RX एल्काइल हैलाइड, ये हो गया अमोनिया। ठीक है, अब यहां पर ये एक नेम्ड रिएक्शन है, चलो पहले समझ लेते हैं होता क्या है। एक H Br के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अमोनिया में ऐसे समझ लो NH2H और ये CH3Br है। ठीक है, यहां पे लोन पेयर है, ये ग्रुप इधर आएगा, ये H के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहां पर बेटा बन जाएगा आपके पास CH3NH2, साथ में क्या बन जाएगा बेटा आपके पास HBr, क्या बन जाएगा HBr। ठीक है, यानी NH2 यहां पर आ गया Br की जगह, और Br एक H के साथ HBr बना लेता है। ठीक है, यहां तक ठीक है? जल्दी बोलो। ओ यार तुम, विलियमसन रिएक्शन बेटा अभी नहीं है, वो ईथर में आएगी, विलियमसन सिंथेसिस। अब अगर तो बेटा मेरे पास अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, ठीक है, मतलब मेरे पास अल्काइल हैलाइड की कोई कमी नहीं है। ठीक है, इफ RX यानी अल्काइल हैलाइड इज इन एक्सेस, तो ये रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी बेटा, ये चलती जाएगी। तो पहला स्टेप ये होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मेरे पास अल्काइल हैलाइड की कमी नहीं है, तो आपको जो ये CH3NH2 बना, जो CH3NH2 बना, यहां लिख लेते हैं, क्योंकि बेटा आपके पास अल्काइल हैलाइड की कमी नहीं है, तो दोबारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ध्यान से सुनना, मेरे पास ये बहुत सारा है, बहुत सारा, कोई कमी नहीं है। तो जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा बेटा, ये फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ रिएक्ट करेगा। फिर दोबारा जब रिएक्शन होगी तो अब क्या होगा, एक H और Br तो HBr बना लेंगे,
है ना, एक H और Br HBr बन गया, और आपको क्या कंपाउंड मिलेगा बेटा यहां पर, CH3NH, एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या आ जाएगा, CH3। CH3 ऐसे समझ लो ना यार, ये है बेटा CH3Br और ये हो गया CH3NH और H, ठीक है, ये मतलब ऐसे है, ये पूरा ग्रुप इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये ग्रुप इधर आएगा तो CH3NH CH3 और BrH के साथ निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, HBr मिल जाएगा। कुछ नहीं कर रही हूं मैं, NH3 का H हटा रही हूं और Br के साथ उसको निकाल रही हूं, और जो भी बच रहा है उसको अल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ रही हूं, ठीक है। अब अगेन मेरे पास कमी नहीं है मेरे अल्काइल हैलाइड की, तो यार अल्काइल हैलाइड तो रिएक्ट ही करता रहेगा बेटा, RX की तो कोई कमी नहीं। तो अब ये जो कंपाउंड बनेगा ये इसके साथ फिर रिएक्ट करेगा, अल्काइल हैलाइड मानेगा नहीं, रुकेगा नहीं। तो अब क्या होगा बेटा, ये एक HBr के साथ फिर रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा बेटा आपको, HBr, और अब मिलेगा फाइनली आपको CH3N CH3 एंड CH3, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को बेटा एक नेम्ड रिएक्शन से बुलाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज योर हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन नहीं है, वो अलग होती है, ये अलग रिएक्शन है बेटा, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। सो अब यहां पे बेटा एक बार अमीन की हम डिग्री आइडेंटिफाई करेंगे। चलो अब अमीन्स की डिग्री कैसे बताते हैं, नाइट्रोजन कितनी कार्बन से जुड़ा है उस हिसाब से बताते हैं। यहां पे नाइट्रोजन बेटा एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा अमीन होगा, प्राइमरी अमीन। यहां पर नाइट्रोजन बेटा 2 कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन। यहां पे नाइट्रोजन बेटा 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा अमीन होगा आपका, टर्शरी अमीन। क्या होगा, टर्शरी अमीन। तो ये रिएक्शन बेटा तब तक चलता रहता है जब तक अमोनिया, मतलब जब तक सारी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं होती। तो यहां पर आपके पास RX जो था CH3Br जो अल्काइल हैलाइड है वो एक्सेस की फॉर्म में है, बहुत ज्यादा है। तो पहले 1 डिग्री अमीन बना, फिर ये 1 डिग्री अमीन बेटा दोबारा रिएक्ट करता है RX के साथ, आपको 2 डिग्री अमीन मिलता है। फिर 2 डिग्री अमीन दोबारा रिएक्ट करता है आपके RX के साथ CH3Br के साथ, और आपको क्या मिलता है, टर्शरी अमीन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, टर्शरी अमीन मिलता है, 3 डिग्री अमीन मिलता है। क्वाटरनरी बेटा यहां पर नहीं आएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट अलग होता है। नेक्स्ट चले 4th सब्स्टिट्यूशन पर, जल्दी बोलो जल्दी। ये बेटा रिएक्शन दोबारा रिपीट होगी अमीन्स चैप्टर में, इट विल बी रिपीटेड अगेन, ठीक है। अमीन्स बनाने के तरीके में ये दोबारा आएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बेटा Br यहां लगाया है, और जो एक H हटा दो, H और Br निकल रहा है, NH2 लग गया। फिर यहां पर क्या हुआ, H और Br निकल गया, CH3NH CH3 बन गया। यहाँ पे H और Br हटा दो तो CH3 इधर लग जाएगा, तो CH3N CH3 और एक CH3 और आ जाएगा, ठीक है।
हाँ प्रतीक बेटा, जीओसी के 3 ही लेक्चर है, उन 3 लेक्चर से आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको पूरे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। इस पे भी बहुत सारे स्टार बना लो, इससे बहुत सवाल आते हैं। सो अगर हम अपने अल्काइल हैलाइड यानी RX, मैं एक जनरल एग्जाम्पल के साथ ही कर रही हूं, तो अगर हम बेटा RX का रिएक्शन कराते हैं एक बार सिल्वर नाइट्राइट के साथ AgNO2 और एक बार रिएक्शन कराते हैं बेटा KNO2 के साथ, ठीक है, ये कंपाउंड क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्राइट, और ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा आपका सिल्वर नाइट्राइट। अब यहां पे भी वही खेल हो रहा था जो साइनाइड वाले में हो रहा था। सो यहां पर क्या होता है बेटा जी, सिल्वर नाइट्राइट के साथ आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा, यहां पर मिलता है CH3CH2NO2 और KNO2 के साथ मिलता है आपको CH3CH2ONO और साथ में मिलता है, इधर मिल जाएगा AgBr और यहां पर मिल जाएगा KBr, ठीक है। यानी यहां पर मिलता है बेटा आपको नाइट्रो इथेन, ठीक है, 1 2 1 नाइट्रो इथेन, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रो लगा है, ठीक है, और यहां पर मिलता है बेटा आपको इथाइल नाइट्राइट, ठीक है, क्या मिलता है बेटा आपको, इथाइल नाइट्राइट। एक कह रहा है मैम आप हमारे टाइम पे कितना पढ़ती थी, बेटा मैं अगर सच बताऊं तो मैं कभी भी टाइम का हिसाब नहीं रखती थी, मैं टारगेट सेट करती थी, है ना। अगर मैंने ये टारगेट सेट करा कि मुझे आज वाले दिन में फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का ये करना है या इतना करना है, मैं एक दिन का टारगेट सेट नहीं करती थी, मैं पूरे 15 डेज या 30 डेज का एक पेज पर एक प्लानर टाइप बना लेती थी, एक टाइम टेबल बना लेती थी कि भाई मेरे को मान लो केमिस्ट्री में 16 चैप्टर्स है, अब तो तुम्हारे डिलीट हो गए हैं, 10 चैप्टर है, वो 10 चैप्टर मेरे को कितने दिन में खत्म करने हैं और बाकी कितने में खत्म करने हैं, तो मैं उस हिसाब से शेड्यूल बनाती थी। पर मैं एक दिन का जितना टारगेट सेट करती थी मैं उतना करके ही सोती थी, अब चाहे उसको खत्म करने के लिए मेरे को रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, पर जितना टारगेट एक दिन का सेट करती थी उतना जरूर पढ़कर ही सोती थी, वरना मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं सोने की कोशिश भी करूंगी ना तो मुझे अपने आप से मतलब वो गिल्ट फील होता था कि यार मैंने टारगेट सेट करा, उतना पढ़ा नहीं और मैं सो रही हूँ, तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, मतलब मेरे को बेचैनी रहती थी कि यार नहीं यार आई एम डूइंग रॉन्ग, मैं जो टारगेट, क्योंकि अगर मैं उसको कल पे टालूंगी तो जो कल का टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि कल का टारगेट अलग था। अब मैं आज का टारगेट कल पे टाल दूंगी तो कल वाला परसों टाल दूंगी, परसों वाला अगले दिन टाल दूंगी, ये टलता ही रहेगा जो तुम सब करते हो। तो दिन में पहली बात तो टारगेट उतना सेट करो जो अचीवेबल हो, और जितना टारगेट सेट करो बेटा उतना उस दिन में ही अचीव करके सो। नींद पता नहीं बाकियों को कैसे आ जाती है, मुझे तो नहीं आती थी, मतलब मैं अगर बेड पे जाऊंगी भी सोने के लिए तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता था कि यार नहीं यार नहीं यार नहीं, तो मैं जाके फिर पढ़ने लग जाती थी। दिव्येश कह रहा फर्स्ट प्रायोरिटी टू नींद, बेटा नींद को अगर अभी प्रायोरिटी दोगे ना पूरी जिंदगी फिर ऐसे ही सोते ही रह जाओगे, है ना, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। हाँ बेटा मैं स्कूल जाती थी ना, हमारे टाइम में इतना कोचिंग कल्चर नहीं होता था, ऑनलाइन एजुकेशन तो बिल्कुल ही नहीं थी, है ना, ऑफलाइन ही थे उस टाइम पे, और ऊपर से कोई बहुत ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे, फीस भी बहुत ज्यादा होती थी। बेटा मैंने बताया तो था यार अनन्या का कि मेरे 94%, तुम कितनी बार पूछोगे। नहीं अंशु मैं बायो से नहीं हूँ बेटा, आई वॉज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मेरे पास PCM था और कंप्यूटर साइंस था, मतलब उस टाइम पर C++ चलता था, अब तो शायद पाइथन वगैरह चल रहा होगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स में भी देखो कहानी वही है, कहानी वही है,
कि एक जगह पर नाइट्रोजन जुड़ रहा है, एक जगह पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, फिर से ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा रीजन समझ लेते हैं, ऐसा यहां पर क्यों हो रहा है। सो रीजन बहुत आसान सा है, अब तुम ये कहानी समझ चुके हो। फिर से बेटा AgNO2, AgNO2 कैसा कंपाउंड होगा? कोवलेंट कंपाउंड। अगर ये बेटा कोवलेंट कंपाउंड है तो ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, AgON डबल बॉन्ड O, ठीक है, AgON डबल बॉन्ड O। अब यहां पर देखो बेटा ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स बने हुए हैं, इधर भी ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो यहां पर क्या होता है बेटा, अगेन कोवलेंट कंपाउंड है तो ऑक्सीजन बेचारी बिजी है बॉन्ड बनाने में, तो यहां पर सिर्फ कौन अवेलेबल होता है बेटा? ये नाइट्रोजन वाली साइड, ठीक है, ये अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है और Br को जब हटाता है तो नाइट्रोजन उस साइड से जुड़ जाता है। तो मैं पूरी कहानी नहीं लिखवा रही हूं, आपको समझा रही हूं, ठीक है। नहीं बेटा मैं टॉपर तो नहीं थी, हाँ 10th में मैं थी, 12th में मैं नहीं थी, मेरे स्कूल में और भी बच्चे थे, ठीक है, बट हाँ उस टाइम पर कंपटीशन था, तब भी था, बट जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था DU के अंदर, उस टाइम पर देखो तब हमारे टाइम पे एंट्रेंस नहीं होता था, एक ही चॉइस होती थी बोर्ड की परसेंटेज, तो बच्चे बोर्ड के पीछे ही भागते रहते थे। अब क्या है कि अगर तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं भी आए तो तुम्हारे पास CUET का एक और मौका होता है। मैम विच बोर्ड? बेटा आई वॉज फ्रॉम, आई एम अ दिल्लीite, प्योर दिल्लीite, सो ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर CBSE बोर्ड चलता है, ठीक है। चलिए, सो AgNO2 कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड की वजह से यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन की साइट अवेलेबल होती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की साइट से जुड़ जाता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो यार, ठीक है। और KNO2 बेटा कैसा कंपाउंड होगा? अगेन KNO2 एक आयनिक कंपाउंड है, वही कहानी है बेटा जो वहां पर हुई थी, आयनिक कंपाउंड है तो ये किस में टूटेगा? K प्लस एंड NO2 माइनस, K प्लस एंड NO2 माइनस। अब यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की साइट अवेलेबल होती है, बट बेटा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो यहां पर ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो NO2 माइनस में साइट दोनों अवेलेबल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, पर क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बेटा जब हम KNO2 यूज कर रहे हैं तो कौन सी साइड से अटैक होता है? ऑक्सीजन की साइड से अटैक होता है, ठीक है। So oxygen carries negative side or negative charge and therefore oxygen site attacks. So वही कहानी है जो हमने पीछे करी थी बेटा, AgNO2 कोवलेंट कंपाउंड, वहां पे AgCN कोवलेंट कंपाउंड था, वहां पे भी नाइट्रोजन की साइट अवेलेबल थी डोनेशन के लिए, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की साइट अवेलेबल थी, वहां AgNC बना था, यहाँ पर बेटा AgNC कह रही हूं, RNC बना था, यहाँ पर RNO2 बनेगा। वहां पर KCN में कार्बन नाइट्रोजन दोनों अवेलेबल था, कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था तो वहां कार्बन से जुड़ रहा था, तो KCN के साथ RCN बना था। यहाँ पे KNO2 में बेटा आयनिक कंपाउंड है, NO2 माइनस में टूटेगा, NO2 माइनस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है, पर क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन वाली जो साइट होती है वो अटैक करती है और CH3CH2ONO बन जाता है। आर वी क्लियर? नोट कर लो भाई यहां तक फटाफट से, फिर एक और लास्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर फ्लो चार्ट बना देंगे फटाफट। So oxygen carries negative charge and therefore oxygen site attacks Rx. Alkyl halide को कौन अटैक करता है बेटा? ऑक्सीजन वाली जगह से। So substitution by cyanide group and substitution by NO2 group बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Can we move to the next part? Last beta, last substitution.
चलिए नेक्स्ट लिखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन विद एस्टर ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन विद एस्टर ग्रुप। सो अगर हम बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें, ठीक है, और अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं अल्काइल हैलाइड के साथ, मैं जान के ऐसे लिखा है RX ताकि रिएक्शन आसानी से समझ आ पाए तुमको। सो यहां पर बेटा AgX निकल जाता है और क्या कंपाउंड बन जाता है, आपको क्या मिलता है, R-COOR और साथ में बनता है AgX। और इस कंपाउंड को हम क्या बुलाते हैं बेटा, एस्टर। क्या बुलाते हैं, एस्टर। यानी अल्काइल हैलाइड का जब हैलाइड हटे और COOR- वाला पार्ट आ जाए, एस्टर वाला पार्ट आ जाए, तो हम बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन बाय एस्टर हो गया। जैसे एग्जांपल देती हूं, ये ले लिया बेटा हमने सिल्वर एसिटेट और इसका रिएक्शन हमने करा दिया विद CH3Br, ठीक है। चलिए Br हटाओ, एस्टर वाला ग्रुप आएगा। जल्दी प्रोडक्ट बनाओ यार, क्या बनेगा, जल्दी से बना दो। बन गया भाई, यहां से Br और यहां से Ag निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, CH3COOCH3, साथ में क्या बन जाएगा बेटा, AgBr। एस्टर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है, ज्यादातर आपके परफ्यूम्स बनाने में यूज होते हैं। इस एस्टर का नाम हो जाएगा बेटा मिथाइल, CH3 ग्रुप मिथाइल, 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन, और एस्टर के लिए लगाते हैं O8। सो इस एस्टर का नाम हो जाएगा बेटा मिथाइल इथेनोएट, या इस एस्टर को मिथाइल एसिटेट भी बुलाते हैं, ठीक है। हाँ, कंपाउंड सही लिखा है, मीत ने, उज्जन्ना ने तो कुछ और लिखा था, कृष्णा, ठीक है ठीक है। शिखा कह रही है सचिन प्लीज फोन रख दो। शिखा को बड़ी टेंशन है सचिन की यार, बहुत टेंशन है। चलिए यहां तक लिखा सबने। सो बेटा अलग अलग सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अल्काइल हैलाइड में हैलोजन हटाकर आप जो ग्रुप लगाते जाओगे आपको वो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स मिलते जाते हैं, जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इससे पता नहीं दुनिया जान के कितने तरह के कंपाउंड्स बना सकते हो। बेटा ये एसीटोन नहीं है, एसीटोन में तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। दिस इज मिथाइल इथेनोएट, ये एक एस्टर है, एस्टर है। चलिए नेक्स्ट लिखें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है, आई थिंक 10.7 या कोई सा तो क्वेश्चन है, और उसमें यही पूछा गया है कि व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, गिव एग्जांपल। सो ये डेफिनेशन, ये सवाल बेटा स्कूल के अंदर पूछा जाता है। सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, द न्यूक्लियोफाइल्स which have lone pair present on two different sites and both these sites are available for donation। कुछ ने शायद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़े होंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स,
तो वहां पे भी शायद तुमने जिनके स्कूल में अगर कोऑर्डिनेशन गलती से हो गया होगा तो वहां पे भी होगा एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स भी यही होते थे बेटा, वो लिगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती थी पर एक टाइम पर कोई एक ही यूज होती है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स भी वही है जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। दे हैव मोर देन वन डोनर साइट, दे हैव टू डिफरेंट साइट्स एंड बोथ द साइट्स आर अवेलेबल फॉर डोनेशन बट ओनली वन साइट इज यूज्ड एट अ टाइम। एक टाइम पर बेटा कोई एक ही साइट यूज हो रही होती है, ठीक है। ओनली वन साइट इज यूज्ड एट अ टाइम। एक टाइम पर कोई एक ही साइट जुड़ रही होगी, कोई एक ही बॉन्ड बना रहा होगा, एक साथ दोनों यूज नहीं होंगी, ठीक है। सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के अगर मैं एग्जांपल दूं तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या के एग्जांपल हो जाएगा बेटा, जैसे CN माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस, ठीक है। या आपके कैसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती हैं। जैसे CN माइनस में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर साइट है पर एक टाइम पर कोई एक ही यूज हो रही होगी। NO2 माइनस में दो डोनर साइट होती है बेटा, नाइट्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, एक टाइम पर कोई एक ही यूज हो रही होगी। SCN माइनस में सल्फर और नाइट्रोजन दो डोनर साइट होती है, एक टाइम पर कोई एक ही यूज होती है, या तो सल्फर वाली साइड से जुड़ रहा होगा या नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ रहा होगा। हाँ, वहां पे बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड्स था, यहां पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। चलिए, सो यहां पर प्रोडक्ट एक बार फटाफट से बना दो यार। अगर बेटा CH3Cl हमने करा था ना, मैं साइनाइड वाला ले रही हूं, KCN था तो क्या बना था, और AgCN था तो क्या बना था, जल्दी से बना दो फटाफट से। जब KCN था तो बेटा कौन सी साइड से जुड़ा था, कार्बन की साइड से। और जब AgCN था तो कौन सी साइड से जुड़ा था बेटा जी, नाइट्रोजन की साइड से। कोवेलेंट कंपाउंड है तो नाइट्रोजन ही अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए। और मैं बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगी तुमको, बहुत आसान सी, बहुत प्यारी सी ट्रिक आने वाली है जिससे तुम पेपर में कभी गलत नहीं करके आओगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पे बेटा स्कूल वाले थियोरेटिकल क्वेश्चन दे सकते हैं 1 नंबर में, और ये कोऑर्डिनेशन में भी बार बार पूछा जाता है, वहां पे पूछ लिया जाता है व्हाट आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, गिव एग्जांपल। इस चैप्टर से अगर होगा तो पूछ लेगा व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, गिव एग्जांपल, ठीक है। एक कह रहा है मैम आपने कौन सी डिग्री की है, बेटा क्या करोगे बताओ, क्या करोगे तुम मेरी डिग्री से। मैं तो पहले भी बता चुकी हूं, मैंने BSc केमिस्ट्री ऑनर्स करी 12वीं करके, ठीक है, हंसराज कॉलेज से। 3 साल ग्रेजुएशन में लगे केमिस्ट्री ऑनर्स करने में, फिर मैंने 2 साल मास्टर्स करी, वो भी मैंने हंसराज कॉलेज DU से करी, ठीक है। वहां पे मैंने 2 साल और लगाए तो टोटल 5 साल लगाए। मास्टर्स जब करी मैंने बेटा तो मेरी स्पेशलाइजेशन थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट वो इनऑर्गेनिक जो तुम पढ़ते हो उससे बहुत अलग होती है। वहाँ पे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पत्थर, जेमस्टोन, मिट्टी, ये सब पढ़ते थे। क्ले में क्या होता है, जेमस्टोन में क्या होता है। फिर जब मैंने 5 साल ये पढ़ाई करी तो कॉलेज प्लेसमेंट में आकाश वाले आए थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे प्लेसमेंट दी, फिर मैंने आकाश में पढ़ाया। 5 साल मैंने आकाश में पढ़ाया, उसके बाद मैं यहाँ आ गई। 3रा साल मेरा PW में चल रहा है, यानी टोटल अगर मैं बात करूँ 7 साल पूरे हो गए हैं, 8वां साल चल रहा है पढ़ाने का। और बताओ। नहीं बेटा मैंने PhD नहीं करी, मैं 5 साल लैब में काम कर करके थक चुकी थी। इतना ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर मैं ऑलरेडी फेस कर चुकी थी, मुझे और केमिकल्स में काम नहीं करना था। 5 साल में
काफी ऐसे हादसे हो गए थे, है ना, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली केमिकल्स में काम करते हो, मतलब स्किन खराब होने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, हेयर फॉल होता है. देयर आर सो मेनी केमिकल्स जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं. तो और 2-3 बार ऐसे एक्सीडेंट्स हुए मेरे साथ जिसमें मतलब कोई रिएक्शन में कोई फट गया तो मेरे नाक पर स्प्लैश हो गया, तो एक बार मेरी नाक के इधर सारा जल गया था. ठीक है, तो ऐसे जब मिस हैपनिंग्स होते हैं तो एक टाइम आ जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अब यहीं तक करना है, इसके बाद अब आगे कुछ और, है ना. आगे बढ़े आगे बढ़े. चलिए, सो बेटा अब हम बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट की. तो ये मैंने पहले से बना रखा है टाइम बचाने के लिए, तो हम बस प्रोडक्ट लिखेंगे. नहीं बेटा, यहाँ पे EDTA कैसे हो सकता है? EDTA एक हेक्साडेंटेड लीगेंड है, हम यहाँ पे लीगेंड्स नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, तो EDTA यहाँ पर नहीं हो सकता. चलो, सो अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बेटा प्रोडक्ट लिखते जाएंगे फटाफट से. RX की रिएक्शन जब मैंने एक्वस KOH, NaOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई थी, तो हमें बेटा क्या मिला था? OH ग्रुप लग गया था, X हटा था और OH लगा था. और साथ में साइड प्रोडक्ट लिख लेते हैं, साथ में KX बनेगा. अगर आप NaOH ले रहे हो तो NaX बनेगा, और AgOH ले रहे हो तो AgX बनेगा, है ना. मैं सोच रही हूँ साइड प्रोडक्ट ना ही दिखाऊं, उसका कोई काम नहीं है. आगे के बनाओ या ट्राई करो फटाफट से. अब बेटा इतना याद रखना, यहां वाले पे पार्शियल नेगेटिव है, यहां वाले पे पार्शियल पॉजिटिव है. अब जैसे K प्लस और OH माइनस था, ऐसे ही बेटा K प्लस और SH माइनस होता है. ठीक है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो गया. तो अब X माइनस हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? RSH. क्या आ जाएगा? RSH माइनस इधर, ये इधर, तो आपको क्या मिल जाएगा? RSH, और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा आपको? KX. क्या मिल जाएगा? KX. जब OH लगा होता है बेटा तो अल्कोहल बुलाते हैं, SH लगा होता है तो थायोल बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? थायोल. THIOL. ठीक है, थायोल. चलिए, अब यहां पे कुछ नहीं करना बेटा. देखो, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा, ओए होए होए, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा. ठीक है, तो Na प्लस और X माइनस जब जुड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास? Na प्लस और X माइनस तो जुड़ के आपको दे देगा बेटा NaX, और इधर क्या बन जाएगा आपके पास? R डैश या ROR डैश. ठीक है, ये पूरा ग्रुप यहां आएगा, ROR डैश. ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है बेटा ये हो गया आपका ईथर. क्या हो गया? ईथर. नेक्स्ट वाले में भी सेम है बेटा, अब ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो गया, यहां पे क्या बन जाएगा? RSR डैश, और साथ में बन जाएगा आपका NaX. क्या बन जाएगा बेटा? NaX. ऐसे ही अब RX है, अब की बार मैंने क्या करा है? अमोनिया एक्सेस में लिया है. अभी तक क्या था? सही कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है चार्ट ऑफ ही कर देनी चाहिए. तुम्हारी क्लास में तुम चार्ट के लायक नहीं हो, क्योंकि जब तुम चार्ट कर रहे हो और जब मैं लिख रही हूँ, इतना फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ कि एक साथ सारे समराइज हो जाए, लगे हुए हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि गुस्सा ना आए, पर भाई बहुत मतलब जिद है, अलग ही जिद है. ये नहीं कि आंसर लिख लेना, ना, चार्ट कर लें, हम चार्ट कर लें एक दूसरे से. तो अब बेटा पहले क्या था? हॉफमैन अमोनोलिसिस के अंदर आपके पास RX एक्सेस में था, आपकी बार हमने RX तो लिमिटेड लिया, अमोनिया एक्सेस में है. तो यहां पर क्या होता है बेटा? एक HX के साथ निकल जाएगा, HX बन जाएगा और बनता है RNH2. ध्यान से समझ लेना.
अब अमोनिया की कमी नहीं है तो ये HX क्या करता है, अमोनिया के साथ दोबारा रिएक्ट करता है और बन जाता है बेटा अमोनियम का सॉल्ट। क्या बन जाता है, अमोनियम का सॉल्ट। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रही हूं, क्या बनता है यहाँ पे, यू विल हैव RNH2 अमीन बन गया और साथ में बनता है बेटा अमोनियम हैलाइड। ठीक है, तो यहां पर RX ने जब NH3 के साथ रिएक्ट करा HX बना और RNH2, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में थी तो बेटा NH3 HX के साथ दोबारा रिएक्ट करता है और फाइनली आपको क्या मिलता है, अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड। ठीक है, I माइनस एसीटोन है तो यहां पर तो बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये, पर अगेन X फिर आयोडाइड नहीं होना चाहिए, X या तो क्लोराइड हो सकता है या ब्रोमाइड हो सकता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, फिंकलस्टीन हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, RI और साथ में क्या मिल जाएगा, जो भी X माइनस होगा, है ना, X माइनस निकल जाएगा। आप NaI ले रहे होगे तो NaX बन जाएगा। चलिए लास्ट के दो बना दो फटाफट से, ये तो इतनी बार करा दिया। आयनिक कंपाउंड था बेटा तो यहां पर एक तो KX बन जाएगा, KCN के केस में क्या बन रहा था बेटा, RCN, क्या बन रहा था, RCN, पर सिल्वर साइनाइड के केस में क्या बन रहा था बेटा जी, आइसोसाइनाइड RNC और साथ में बन जाएगा AgX। जल्दी बोलो यार, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो यहां तक सबका नोट हो गया बेटा, पोल बाद में आएगा, मैं वरना तुम ऐसा करो खुद ही अपने लिए सवाल बना लो और पोल कर लो। मैं जब तक टॉपिक खत्म नहीं कराऊंगी मैं पोल नहीं कराऊंगी। टॉपिक पढ़ाया नहीं है, सवाल अभी उस पे कोई बनेंगे नहीं, पोल पहले करा दूं। बेटा हमने इस बार अमोनिया एक्सेस में लिया है, एल्काइल हैलाइड नहीं है। तो जब अमोनिया एक्सेस में है तो जब RX ने अमोनिया के साथ रिएक्शन करा तो RNH2 बना, है ना, और HX बना। क्योंकि अमोनिया एक्सेस में थी तो ये दोनों रिएक्ट करके फिर से ये दे देते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, AgNO2 के साथ जब रिएक्शन हुआ था तो हमें क्या मिला था, RNO2, और KNO2 के साथ जब रिएक्शन हुआ था तो हमें क्या मिला था, RONO। यहां पे साथ में बन जाएगा AgX, यहां पर बन जाएगा साथ में KX। तो अब ट्रिक की बारी आती है, ट्रिक की बारी आती है भाई। देखो जब सिल्वर है, सिल्वर, ठीक है, चाहे AgCNO चाहे AgNO2 हो, दोनों में ध्यान दो भाई, दोनों में कौन सी साइड से जुड़ता है बेटा, नाइट्रोजन से। कहां से जोड़ना है तुमको, नाइट्रोजन से। तो अगर आपके पास AgCN है या AgNO2 है और RX है, दोनों में बेटा नाइट्रोजन से जोड़ना है। बात समझ आ गई, यही ट्रिक है और बहुत आसान सी चीज है, ये दिमाग में रखोगे तो याद रहेगी। AgCN है या AgNO2 है, दोनों ही केस में नाइट्रोजन की साइट से जुड़ेंगे। ठीक है, AgCN है, RX है, तो आपको क्या मिलेगा, RNC। RX और AgNO2 है, नाइट्रोजन की साइट से जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, RNO2। ये बात ध्यान रहेगी, जल्दी बोलो भाई। सिल्वर का जब सॉल्ट है, AgCN है या AgNO2 है, दोनों ही केस में RX के साथ रिएक्शन होकर नाइट्रोजन की साइड से, यहां पर भी कौन सी साइड से जुड़ेगा, नाइट्रोजन की साइड से। रीजन मैं पहले ही बता चुकी हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में बेटा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट वाले में हमने कर लिया था, इधर से Ag और X निकल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, R' COOR एस्टर
और साथ में क्या मिल जाएगा, AgX। क्या मिल जाएगा, AgX। चलो लास्ट है बेटा, अगर हम कोई इस तरह का कंपाउंड लेते हैं, कन्वर्जन में काम आता है, R-2CuLi, तो आपको यहाँ पर कंपाउंड मिलता है RR- एल्कीन मिलता है यहाँ पर। यानी अगर आप एल्काइल हेलाइड का रिएक्शन कराते हो डाई एल्काइल कॉपर लिथियम के साथ, ठीक है, तो आपको मिलता है बेटा RR-, ठीक है, साथ में मिलता है LiX और साथ में मिलता है R-Cu, ठीक है। यहां तक नोट करें फटाफट से, तो एक R के साथ कंबाइन करके बेटा आपको एल्केन दे देता है, एक R- कॉपर के साथ ही रहता है, और लिथियम और X, यानी अगर यहाँ RCl है तो LiCl, RBr है तो LiBr मिल जाएगा, ठीक है। So, यहां पर आपको RR- यानी आपको एल्केन मिल जाता है, ठीक है। यहां तक नोट हो गया बेटा। मैकेनिज्म स्टार्ट कर रही हूं मैं, SN1 SN2 जल्दी से नोट करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं, मैकेनिज्म पर आ रहे हैं। तो हमने बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो समझ लिया, अलग अलग तरीके के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, हेलाइड को सब्स्टिट्यूट करते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं। बट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। पहली बात बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्ट में लिख देते हैं NSR। क्या लिख देते हैं, NSR। यानी अगर मैं कहीं पर NSR लिख रही हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहीं पर ESR लिखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कहीं पे EAR लिखते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कहीं पे अगर मैंने NAR लिखा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो बहुत रेयर होती है। NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में। ये बेटा जी आपका दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। SN1 और दूसरा होता है बेटा आपका SN2, ठीक है। SN1 और दूसरा हो गया बेटा आपका SN2। S stands for substitution, इस तरह से कर लेते हैं। So it stands for substitution nucleophilic, S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 1 stands for बेटा unimolecular। थोड़ा बहुत तुम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता होगा मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। और SN2 होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ठीक है। SN1 को हम या फिर ऐसे भी बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसको बुलाते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले लिखो, हाँ, मॉलिक्यूलैरिटी वहां पे 2 होती है, यहां पर 1 होती है। यूनिमोलिकुलर होता है SN1, बाईमॉलिक्यूलर होता है SN2। स्टार्ट करें बेटा, SN1 स्टार्ट करें।
कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? ओके, हेडिंग डाल दो बेटा। पहले कर रहे हैं SN1। SN1 क्या होता है? सो SN1 पहला पॉइंट बेटा ये कैसा होता है? यूनिमॉलिक्यूलर होता है। कैसे यूनिमॉलिक्यूलर हुआ वो बाद में बताऊंगी, पर अभी अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो SN1 कैसा होता है बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यानी इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है। SN1 जो होता है बेटा, SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज generally favored in polar protic solvent. It is generally favored in polar protic solvents, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनमें पोलैरिटी हो और जो H प्लस आयन दे सके। प्रोटिक का मतलब होता है बेटा वो चीज जो H प्लस दे सके। पोलर मैं पहले भी बता चुकी हूं, जो चार्ज सेपरेशन हो। तो जो SN1 होता है बेटा वो जनरली तब होता है जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, जैसे कि वाटर, एसिटिक एसिड, इथेनॉल एटसेट्रा। ठीक है, SN1 बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूं, 1 है तो उल्टा। ये कितने स्टेप में होता है? इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में होता है बेटा? ये 2 स्टेप में होता है। 1 जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी डिनोट कर रही होती है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर है, पर उल्टा 1 है तो याद रखना उल्टा होगा। कितने स्टेप्स में होता है बेटा? ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। यहां तक बात क्लियर है? पहला यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है? 1। दूसरा, ये कौन से सॉल्वेंट में फेवर होता है बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे पानी हो गया मीडियम में, एसिटिक एसिड हो गया, इथेनॉल हो गया। तीसरा, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है बेटा? 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप कर रहे हैं स्टेप 1। ठीक है, मैकेनिज्म करा रही हूं बेटा SN1 का, तो मैकेनिज्म कर रहे हैं SN1 का मैकेनिज्म। भाइयों बहनों नजर स्क्रीन पर, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, सो विल सी कि कौन से 2 स्टेप्स में होता है। चलिए, पहला स्टेप बेटा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है बेटा? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप के अंदर बेटा कार्बोकेटायन बनता है। कैसे बनता है? प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ी देर के लिए अपने चार्ट वाले हाथों को आराम दो, कॉपी पे लिखो और बोर्ड पर ध्यान दो और समझो, क्योंकि ये स्कूल और बोर्ड में आने वाला टॉपिक है। मैं पहले ही कह रही हूं बेटा यहां से सवाल आता है, तो अगर कहीं से टीचर बोल रहे सवाल आता है तो उस पर ध्यान दे दो ना यार, रादर देन ये टक 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 टक। चलो, सो पहले स्टेप में क्या होता है बेटा? कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। सो अगर मान लो मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर पहला स्टेप बेटा आपका रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा? कार्बन और हैलोजन का ये बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल मतलब हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये वाला बॉन्ड निकल जाता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है? कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है
और आपको कार्बोकेटायन मिलता है। यानी यहां पर बेटा आपको मिल जाएगा CCH3 और कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और क्या निकल जाता है बेटा आपका, हेलाइड आयन निकल जाता है। क्या होता है बेटा, हेलाइड आयन निकल जाता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो कैसा स्टेप होता है आपका, स्लो स्टेप होता है। पहला स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। यहां तक लिखो फटाफट से, फिर स्टेप 2 लिखूं, जल्दी लिखो यार। फिर स्टेप 2 पर आए। यहां तक सबने लिखा। और ये चीज याद रखिएगा बेटा, जो स्लो स्टेप होता है वो आपका कैसा स्टेप होता है, आरडीएस। आरडीएस की फुल फॉर्म होती है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। या आपने पता नहीं केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है नहीं पढ़ा। जो आपका स्लो स्टेप होता है ना बेटा रिएक्शन का, वही स्टेप आपका क्या डिटर्मिन करता है, रेट डिटर्मिन करता है। ठीक है, चलो स्टेप 2 पर चलते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो स्टेप 2 के अंदर क्या होता है बेटा, अब आपका कार्बोकेटायन बन गया। अब स्टेप 2 में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है बेटा आपका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी ये मेरा कार्बोकेटायन था जो बन चुका था CH3 कार्बन पर प्लस चार्ज था, है ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूं, CH3 3 बार और कार्बन हाइड्रोजन, CH3 3 बार कार्बन पर और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब ये टूटा तो मुझे क्या मिला बेटा जी, CH3 प्लस कार्बोकेटायन मिला। ठीक है, और X माइनस निकल गया था। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, यहाँ होल 3 भी आएगा। सो यहां पर जो कार्बोकेटायन बना, अब इस पर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा तो ये वाला स्टेप जो होता है ये आपका फास्ट होता है। दिस इज अ फास्ट स्टेप, जल्दी से हो जाता है ये। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपका कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, यानी कार्बन पे प्लस है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है, दोनों में बॉन्ड बन जाएगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा। यानी एल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है वो हटेगा, हैलाइड पार्ट हटेगा और न्यूक्लियोफाइल आकर लग गया। अब क्योंकि बेटा मेरा रेट जो है वो फर्स्ट स्टेप डिसाइड कर रहा था, स्लो स्टेप डिसाइड कर रहा था, तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं, अगर मैं रेट लिखूं तो रेट बेटा फर्स्ट स्टेप से डिटरमिन होगा। 2 स्टेप में हुआ, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 मेरा स्लो स्टेप था, स्टेप 2 मेरा फास्ट था। जो स्लो स्टेप होता है बेटा वो रेट डिटरमिन करता है। अब रेट याद करो, रेट कैसे लिखते हैं, रिएक्शन का रेट किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर बेटा स्टेप 1 में मेरा रिएक्टेंट मेरा एल्काइल हैलाइड था। क्या था बेटा, मेरा एल्काइल हैलाइड ही तो था, खाली यही तो था और तो कुछ भी नहीं था। तो यहां पर रेट क्या हो जाएगा बेटा आपका, जो भी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, जैसे यहां पर हो गया CH3CX, है ना, मेरा एल्काइल हैलाइड रेज टू द पावर 1। सो यहां पर बेटा ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, 1, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, ये अकेला ही तो है बेटा, इसके साथ कोलाइड करने के लिए और तो कोई नहीं है, कोई और रिएक्टेंट तो नहीं है हमारे पास। सो यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी भी कैसी होती है बेटा, 1 होती है। कैसी होती है आपकी, 1 होती है। यानी यहां पर ऑर्डर 1 है तो कौन सी काइनेटिक्स लगेगी बेटा आपकी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। कौन सी होती है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़े, जल्दी से लिखो यहां तक।
चलिए, सो अब अगर हम बात करें बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, क्योंकि बेटा SN1 दो स्टेप में हो रहा होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और वही स्टेप मेरा रेट डिटरमिन कर रहा होता है, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है बेटा, दो स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बना, कार्बन और हैलोजन का ये बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटायन बना, स्लो स्टेप था तो रेट यहीं से डिटरमिन हुआ। रेट होता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर। तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 होता है, तो ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होती है। अब यहां पर क्या होता है, फिर सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है और आपको आपका कंपाउंड मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। अब कार्बोकेटायन की अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद करूं, थोड़ा सा जीओसी का लेक्चर 3 याद करो, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था वहां पर। तो बेटा आपका जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है as compared to your 2 degree carbocation, as compared to your 1 degree carbocation, ठीक है। और सबसे लीस्ट स्टेबल तो होगा बेटा आपका मिथाइल का कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या ऑर्डर फॉलो करता है बेटा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लीस्ट स्टेबल कौन सा है यहां पर आपका, मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। सो कार्बोकेटायन में 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होता है। फिर होता है आपका 2 डिग्री और फिर होता है 1 डिग्री, वो बेचारे की तो कोई डिग्री ही नहीं है, तो लीस्ट स्टेबल आपका ये वाला होता है। तो अगर मैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात करूं कि कौन सा एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव है, यहां तक लिखा सबने, यहां तक सबने लिखा, जल्दी बोलो भाई। हाँ आस्था, मॉलिक्यूलरिटी बेटा कैन नेवर बी जीरो, ऑफ कोर्स यार रिएक्शन में एटलीस्ट एक रिएक्टेंट तो होना जरूरी है ना बेटा, वरना रिएक्शन कैसे होगा। आगे बढ़े भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, चलो। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX यानी एल्काइल हैलाइड का टूवर्ड्स SN1, तो क्या ऑर्डर फॉलो होगा बेटा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास होगा तो वो फर्स्ट स्टेप में टर्शरी कार्बोकेटायन देगा जो स्टेबल है। टर्शरी के बाद कौन सा अल्काइल हैलाइड स्टेबल होगा बेटा, 2 डिग्री वाला या रिएक्टिव होगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपको 2 डिग्री कार्बोकेटायन देगा ब्रेक होने पे फर्स्ट स्टेप में। फिर होगा बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो कौन सा हो जाएगा आपका बेटा, मिथाइल हैलाइड यानी CH3X। कौन सा होगा, CH3X। सो इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद रखें। SN1 में बेटा रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यानी अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो बेटा वो SN1 से जा रहा होगा। कौन से मैकेनिज्म से जा रहा होगा, SN1 से, क्योंकि SN1 में 2 स्टेप हो रहे होते हैं। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होगा वो मुझे 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन देगा पहले स्टेप के अंदर। 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, जो चीज स्टेबल होगी वही बनना चाहेगी, ठीक है। नहीं नहीं बेटा छुट्टी अभी नहीं, छुट्टी अभी नहीं यार प्लीज। SN2 करके, SN2 छोटा सा है, 1 पेज का है बस, यहां तक लिखो SN2 होकर छुट्टी होगी, जल्दी से लिखें। तो SN2 बेटा एक ही स्लाइड का टॉपिक है, वो फटाफट खत्म हो जाएगा।
चलो, ना 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 ना। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं बेटा SN2 पर। तुम जितना जल्दी पढ़ोगे उतनी जल्दी छुट्टी। यार देखो, इस हफ्ते की ये आखिरी क्लास है ना, इस वीक की। तो अगर 5-10 मिनट में तुम्हारे ऊपर ले भी लूंगी, जो मैं नहीं लूंगी, पर अगर तुम जल्दी जल्दी लिखोगे तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा SN2 की। SN2 की बात कर लें तो SN2 कैसा होता है बेटा? बाई मॉलिक्यूलर। ये कैसा होता है बेटा? बाई मॉलिक्यूलर। देखो जल्दी जल्दी लिखोगे तो जल्दी जल्दी होगा। SN2 जो होता है बेटा उल्टा, SN1 में 1 था तो वो 2 स्टेप में, SN2 में 2 है तो इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। ओए होए होए, ये तो एक ही स्टेप में हो जाता है। तो बेटा उल्टी बातें तुम्हें वैसी ही याद रहती हैं, तो इसको भी उल्टा याद रखना है। SN1 1 का मतलब है ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। SN2 मतलब ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बाई मॉलिक्यूलर है, पर स्टेप में उल्टा है। SN1 1 लिखा है 2 स्टेप में होता है, SN2 2 लिखा है 1 स्टेप में होता है। इतनी बात क्लियर है? उल्टा उल्टा याद करना है। चलो, तो एक ही स्टेप में है तो कोई ऐसा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं है। ये हो गया बेटा आपका अल्काइल हैलाइड, मान लिया हमने ये, और मैंने लिया बेटा ये हो गया मेरा OH माइनस। ये क्या हो गया आपका? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। और ये हो गया मेरा अल्काइल हैलाइड। अब ध्यान से समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला स्टेप बेटा आपका RDS होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब यहां पर क्या होता है? OH माइनस बेटा यहां से अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्लोरीन पर भी नेगेटिव चार्ज है। OH माइनस अगर इधर से आएगा तो नेगेटिव, और इस नेगेटिव में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना। मेरे आगे अगर कोई लड़ने के लिए खड़ा है, ठीक है, मतलब, और एक और भी लड़ना चाहता है, ठीक है, पर नहीं, ऐसे समझ लो कि इस OH माइनस को कार्बन के पास आना है ना। तुम लोग ऐसी बातें समझ आती हैं। ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, OH माइनस को भी कार्बन के साथ आकर जुड़ना है। पर अगर वो बेटा Cl को पता लग गया तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। कह रहा अरे तू कैसे आएगा? तो यहां पर OH माइनस शैतानी करता है। वो क्या करता है? वो पीछे से आकर अटैक करता है। क्या करता है? बैक से आके अटैक करता है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है बेटा, था तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल। इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में बहुत रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से यहां पर न्यूक्लियोफाइल बेटा बैक से आकर अटैक करता है, और यहां पे बनती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। नया बॉन्ड बन रहा होता है OH के साथ, पुराना बॉन्ड बेटा क्लोरीन के साथ टूट रहा होता है, ठीक है। और आपको क्या मिलती है बेटा जी यहां पर? ट्रांजिशन स्टेट। क्या मिलती है? ट्रांजिशन स्टेट। OH के साथ नया बॉन्ड बनेगा, Cl के साथ पुराना, तो यहां पे साइमल्टेनियसली क्या होता है? नया बॉन्ड बन रहा होता है, नई दोस्ती हो रही होती है, पुरानी दोस्ती टूट रही होती है, ठीक है। मैम कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन करेगा? समझ नहीं आया बेटा आपका डाउट मुझे। चलिए यहां तक ठीक है। सो यहां पे भी पार्शियल नेगेटिव है, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है। फाइनली क्या होता है बेटा आपका? ये पुराना बॉन्ड टूट जाता है, तो यहां पर OH पीछे से आकर अटैक करता है, तो वो दूसरी साइड लगता है HH, और Cl माइनस बेचारा निकल जाता है। ये आपका किसकी तरह काम करता है? लीविंग ग्रुप की तरह, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बोल दो भाई। मैकेनिज्म बस खत्म है बेटा, खत्म हो गया। सो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है बेटा, ये रिएक्शन के दौरान जनरेट होती है कुछ टाइम के लिए। तो ये कैसी होती है आपकी? अनस्टेबल। आई होप सबने लिख लिया होगा।
सो अब अगर हम बेटा यहां पर रेट की बात करें तो देखो यार, ये वाला मेरा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। रेट हो गया, रेट कांस्टेंट इनटू, अब यहां पे बेटा मेरे दो रिएक्टेंट्स है तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी रेट डिपेंड करेगा CH3Cl पर रेज टू दी पावर 1, और जो मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था OH माइनस, उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जल्दी बोलो यार, बेटा छुट्टी हो रही है बस। अब यहां पर बेटा आपका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 + 1, यानी ऑर्डर कितना होता है 2। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये वाला था, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर अटैक कर रहा था। रेट होता है रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन। सो यहां पर रिएक्टेंट में एक तो मेरा अल्काइल हैलाइड है और कौन है बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल। सो ऑर्डर हो जाएगा 2 और यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या होती है 2 होती है, और इसीलिए हमने बोला बेटा ये रिएक्शन कैसा होता है बायमॉलिक्यूलर। कैसा होता है बायमॉलिक्यूलर, यानी यहां पर आप रेट दे सकते हो, रेट इज इक्वल टू SN2 के लिए Rx की कॉन्सेंट्रेशन, जो भी अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि SN1 के अंदर क्या था बेटा, SN1 के अंदर जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में आता है। बस लास्ट और करना है भाई। आपको क्या लगता है बेटा अल्काइल हैलाइड कौन सा वाला आसानी से SN2 जाएगा? जल्दी बोलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। रिएक्टिविटी ऑर्डर करेंगे बस, फिर छुट्टी है। जल्दी बोलो भाई, अरे यार क्लास 6:15 से है ना। बोलो यार क्या आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ Rx टुवर्ड्स SN2। अब यहां पर बेटा ध्यान से समझो, अगर तो यहां पर भीड़ हुई यानी बल्कि ग्रुप्स हुए तो OH माइनस को अटैक करने में मुश्किल होगी, है ना। अगर मान लो यहाँ पे CH3 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 होता, यानी 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड होता, तो इस OH माइनस को बहुत भीड़ मिल रही है, वो बेचारा अटैक नहीं कर पाएगा कार्बन पर। तो यहां पर क्या होता है, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड प्राइमरी वाला होता है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बेटा यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, और फिर कौन सा हो जाता है आपका 3 डिग्री। ना 3 डिग्री नहीं है अंजलि, उल्टा लिखा है आपने। और 1 डिग्री से भी एक्चुअली में तो ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा आपका CH3X। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उस पे तो बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और ये ऑर्डर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री में बेटा इतनी भीड़ हो जाती है, अगर आपके पास 3 डिग्री का यानी ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ी होगी, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में भीड़ बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। अगर अल्काइल हैलाइड में जगह है यानी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से आकर क्या करता है, अटैक करता है। तो यहां तक नोट्स रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय 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 बाय। छुट्टी की तुम्हें बहुत जल्दी थी, बाय गाइस, बाय बाय।